Hello and welcome to the e-learning. Let's begin the Hindu editorial analysis and in which we will discuss English comprehension, grammar rule, vocab and one word. और जो आज का एडिटोरियल है वो है A welcome change on ICMR's clearance on using convalescent plasma therapy. ये कह रहा जो ICMR ने जो मंजूरी दे दी, क्लियरेंस का मतलब होता है उनकी तरफ से साफ मंजूरी मिलना किस पर, प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करना, जो मरीजों को ठीक करने के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में ICMR ने मंजूरी दे दी है। ये वेलकम चेंज है, मतलब इसका स्वागत करते हैं, जो परिवर्तन हुआ उसका हम स्वागत करते हैं, इसके कहने का यह मतलब है। बट व्हाट इज द डीप सेंस ऑफ इट, इसके डीप में हम जाएंगे, क्या इसके पीछे का कोई सेंस है, प्लाज्मा थेरेपी को क्यों इतनी लेट से देरी से हमारे देश में लागू किया गया, क्या इसके और कुछ भी कारण हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स की और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन इट। ओके, एंड दिस स्लाइड फॉर द vocab लाइक प्लाज्मा, एथिक्स, अप्रूवल, जो भी हमने स्लाइड्स में हमने जो रेड कलर में जो वर्ड्स किए उसको हमने यहाँ पर सिनोनिम्स के साथ यहाँ पर हमने प्रोवाइड करवाया ताकि आप उनको अच्छे से समझ सके, उनका मीनिंग समझ सके। ओके, प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो खून होता है, जो रक्त होता है, उसका जो लिक्विड जो तरल पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। एथिक्स का मतलब होता है कोई मॉरल, नैतिकता, प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत। अप्रूवल का मतलब होता है कोई मंजूरी दे देना। कंडक्ट का मतलब होता है किसी को मैनेज करना, किसी की कार्यविधि करना। ओके, मॉडरेट का मतलब होता है कोई एवरेज, औसत, मीडियम। फिजिबिलिटी का मतलब होता है किसी के कार्य के होने की आशंका, वो कार्य हो सकता है, जैसे वायबिलिटी, इसका सिनोनिम्स है। कंसर्न का मतलब होता है कोई चिंता। ओके, वरी। स्किप का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, किसी को जंप कर देना, मतलब एक जो लाइन है, अगर हम ये लाइन पढ़ते पढ़ते अगर इसको हम ना पढ़े तो हम कहेंगे स्किप किया हमने, ठीक है ना। एंड रैंडम का मतलब होता है अचानक। असाइन का मतलब होता है किसी को अलोकेट करना, किसी को प्रदान करना। ओके, ये कह रहा है द पैंडेमिक इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द बेनिफिट्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। ये कह रहा है जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, ये एक हमारे लिए बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए अच्छा अवसर है। किसके लिए? टू टेस्ट द बेनिफिट्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके फ़ायदे, उसके बेनिफिट्स को टेस्ट करने के लिए महामारी बहुत ही एक अवसरकारी है। ये कहने का इसका मतलब है। क्यों है ये अवसरकारी, इसको हम डिस्कस करते हैं। With the ethics committee approval in hand on May 8, ICMR cleared the last hurdle to conduct a multi-centric phase 2 trial using convalescent plasma on COVID-19 patients. Okay, इसको हम पहले पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि आज जो हमारा जो एडिटोरियल है उसमें साइंस से रिलेटेड कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, उसको भी हम देखेंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है विद द एथिक्स कमेटी अप्रूवल, ये कह रहा है जो एथिक्स कमेटी है, जो प्रिंसिपल, जो सैद्धांतिक जो समिति है ICMR की, उसके अप्रूवल के साथ, उसकी मंजूरी के साथ, कब? ऑन 8 मई को द ICMR क्लियर द लास्ट ऑर्डर। ICMR ने अपनी जो लास्ट, जो सबसे इसकी पिछली जो बाधा थी उसको साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। टू कंडक्ट मल्टी-सेंट्रिक फेज 2 ट्रायल, उसको बाधा को दूर करके उन्होंने क्या किया? टू कंडक्ट मल्टी-सेंट्रिक फेज 2, उन्होंने मैनेज कराया, आयोजन करवाया। कंडक्ट का मतलब था किसी काम को करवाना। उन्होंने डायरेक्शंस दिए, दिशा निर्देश दिए, क्या? टू कंडक्ट मल्टी-सेंट्रिक फेज 2 ट्रायल, जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, जो कोविड-19 पेशेंट्स पे हम लागू करेंगे, उसकी जो थेरेपी है उसको लागू करने की मंजूरी ICMR ने दे दी है। इसके ये कहने का मतलब है। व्हाट इज़ द कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये थेरेपी होती क्या है, इसको हम पहले देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा क्या होता है? इज़ द एंटीबॉडी रिच
प्लाज्मा ऑफ समवन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम वायरस और बैक्टीरिया और अदर डिसीज़। ये इसके कहने का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, अगर किसी बीमारी से आप स्वस्थ हो जाते हो ना, तो उस बीमारी के प्रति जो आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, जो हमारे खून के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, उसको हम कहेंगे कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा। इसके कहने का मतलब एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल्स दैट इज यूज्ड बाय इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज पैथोजन सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरस। इसके कहने का मतलब है जो एंटीबॉडीज़ है ये हमारे प्लाज्मा मतलब जो हमारा रक्त है उसके अंदर पाई जाती है, जो हमारे रक्त के अंदर जो पाई जाती है, इसका उपयोग इम्यून सिस्टम जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है शरीर का वो करता है। किसके रूप में? जो हमारे एंटीबॉडीज़ को प्रतिरक्षा तंत्र जो भी पैथोजन जो भी बीमारी होती है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए ये प्रतिरक्षा तंत्र इस एंटीबॉडीज़ को काम में लेता है। ओके, और जो एंटीबॉडीज़ है जो तैयार हो गई है उस वायरस से लड़ने के लिए, उसको हम कहेंगे, अगर वो रक्त में है तो उनको हम कहेंगे कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा। अब ये कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा, इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक पर्सन है, लेट्स ओके इसको हम डिटेल में करेंगे पहले। जैसे ये ए पर्सन है, ओके, और ये है बी पर्सन। अगर ये पर्सन किसी भी बीमारी से रिकवर हो जाता है, उससे ठीक हो जाता है, तो उसके शरीर के अंदर, उसके रक्त के अंदर उस बीमारी से वापस लड़ने के लिए उसके शरीर के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज हो सकते हैं, ऐसे प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ इसके रक्त में पाए जाते हैं ताकि वो वापस बीमारी हो तो उससे लड़ सके। और सपोज़ ये भी व्यक्ति बीमार है, इसके व्यक्ति के शरीर के अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं है जो भी इस व्यक्ति के अंदर है, जो अभी रिकवर हुआ है किसी बीमारी से, तो क्या करेंगे डॉक्टर्स? इसका जो रक्त है, जो खून है, उसका निकाल कर इसको इसमें है ना इन्फ्यूज़ कर देंगे, मतलब इसकी बॉडी में डाल देंगे, ताकि जो इसके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ थी इनके ब्लड्स के अंदर उनके साथ मिक्स हो सके, ताकि वो बीमारी के प्रति लड़ सके। इसको हम कहेंगे कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये होती है ताकि जो ये व्यक्ति बी है जो वायरस से लड़ रहा है, उनको कुछ प्रतिरोधक क्षमता मिल जाए ताकि वो वायरस से लड़ सके। ओके, एंड नेक्स्ट, और जो इसके कहने का ये है कि जो कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा थ्योरी है जो कोविड-19 पेशेंट्स पर होगी, वो ओनली विद द मॉडरेट इलनेस, जो व्यक्ति औसत बीमार है, मतलब उसको ज़्यादा बीमार, जो सीरियस नहीं है, मतलब जो नॉर्मली है, उसको ये प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। इट्स 3 feasibility studies in about 20 severely ill persons found the therapy to be safe and able to resolve the illness or improve the clinical symptoms। ये कह रहा है इट्स 3 feasibility studies, ये कह रहा है इसके तीन ऐसे अध्ययन, स्टडीज़ का मतलब अध्ययन, जो काम कर सकते हैं, मतलब कि वो लागू हो सकते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब था किसी के कार्य के होने का, मतलब वो अध्ययन ने ऐसा कहा है कि वो ऐसा लागू हो सकता है। इन अबाउट 20 सीवियरली इल पेशेंट्स, जो अध्ययन हुआ था वो करीब 20 जो गंभीर बीमार थे मरीज, उन पर हुआ था, और उसमें हमने पाया, फाउंड का मतलब पाया, द थेरेपी टू बी सेफ, जो थेरेपी है वो एक सेफ है और एंड एबल टू रिजॉल्व इलनेस, और वो योग्य है किसके लिए? टू रिजॉल्व द इलनेस, जो बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, और इम्प्रूव द क्लिनिकल सिम्टम्स, और यहाँ जो क्लिनिकल सिम्टम्स है, जो लक्षण है, जो हमारे बॉडी के अंदर बीमारी के जो लक्षण है उनमें सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये जो थेरेपी है वो एक सेफ है। इसके कहने का ये मतलब है। ओके, सिंस सेफ्टी ऑफ कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा फ्रॉम पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इलनेस इज नॉट ए ह्यूज कंसर्न। ये कह रहा है सिंस सेफ्टी ऑफ कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा फ्रॉम पीपल, ये कह रहा है जो सेफ्टी है, जो हमने प्लाज्मा निकाला है, जो व्यक्ति हु हैव रिकवर्ड, जो बीमारी से, जो कोविड-19 है उससे रिकवर हो गए, उससे वापस ठीक हो गए हैं, उनसे जो प्लाज्मा निकाला जा रहा है, उनसे जो
उनके शरीर से जो रक्त निकाला जा रहा है वो एक सेफ है, उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, और उसकी जो सेफ्टी है वो उसकी सेफ्टी है उसको ज़्यादा जो इट इज़ नॉट ए ह्यूज कंसर्न, उसके कहने का मतलब है वो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, मतलब कि ये एक सेफ है, इस पर कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ए ह्यूज कंसर्न का मतलब होता है कोई बड़ी चिंता नहीं है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हैज़ बीन स्किप्ड। ये कि जो फर्स्ट स्टेज था, जो लोगों पर, जो ह्यूमन, जो मानव पर जो क्लिनिकल ट्रायल मतलब जो मेडिकल ट्रायल करना था, उसका जो फर्स्ट स्टेज है हैज़ बीन स्किप, मतलब कि वो गवा दिया गया। हैज़ बीन स्किप का मतलब हुआ उसको परफॉर्म नहीं किया गया। ये कह रहे जम मतलब जो पहला स्टेज था उसको हमने परफॉर्म नहीं किया, मतलब उसको हमने लागू नहीं किया, हमने सीधा दूसरे स्टेज पर आ गए। इसके कहने का ये मतलब स्किप का मतलब होता कोई छोड़ देना बीच में। ओके, इसका सब्जेक्ट आपको पता है, इसका सब्जेक्ट है जैसे यहाँ पर ये हैज़ बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड दिस इज़ आवर मेन वर्ब एंड द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब इज़ द फर्स्ट। बिकॉज कोई भी वाक्य हो, अगर एक लंबा सेंटेंस हो उसके बाद अगर वर्ब आए तो कंफ्यूज मत होना। जो भी सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन दिखता है, जैसे यहाँ पर ये दिखा, तो इससे पहले जो भी वर्ड होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट। इससे पहले और अगर कोई प्रीपोजिशन होता तो हम उससे पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका। जैसे द ICMR विल इंस्टीड स्टडी प्लाज्मा सेफ्टी एंड एफिकेसी इन अ फेज 2 ट्रायल विथ 452 पेशेंट्स। ये कह रहा है जो ICMR है विल स्टडी अध्ययन करेगी किसका, प्लाज्मा सेफ्टी, जो हमारा प्लाज्मा है उसकी सेफ्टी की जो ICMR है स्टडी करेगी एंड एफिकेसी इन फेज 2 ट्रायल विथ 452 पेशेंट्स। और उसकी जो क्षमता, एफिकेसी का मतलब होता है इसकी जो क्षमता है, किस प्रकार ये कार्य करती है। इन फेज 2 दूसरे फेज का जो ट्रायल है उसमें उसकी जो क्षमता है, जो ICMR उसका अध्ययन करेगी कितने पर, 452 मरीजों पर इसका वो अध्ययन करेगी, ताकि वो पता लगा सके कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो सेफ है या नहीं है, वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। इसका आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है इसलिए यहाँ पर हमने विल लगाया है। ओके, ये हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, इन एक्टिव वॉइस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसको पढ़ो, ठीक है ना। जैसे द पेशेंट्स विद द मॉडरेट कोविड-19 इलनेस, ये कह रहे जो मरीज है किसके साथ, विद द मॉडरेट, उनको जो कोविड-19 बीमारी है वो हल्की है, मतलब एवरेज है, औसतन है, विल बी रैंडमली असाइंड, उन लोगों को रैंडमली मतलब अचानक, मतलब कोई फिक्स तरीके से नहीं कि ए है तो ए है या फिर बी है तो बी, किसी को भी रैंडमली मतलब अचानक तरीके से उन लोगों में प्लाज्मा थेरेपी है वो दी जा सकती है। टू रिसीव इधर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा 226 पार्टिसिपेंट्स और ओनली स्टैंडर्ड ऑफ केयर कंट्रोल ग्रुप। ये क्या जो हमारे पेशेंट्स है जिनको मॉडरेट कोविड-19 बीमारी है उनको रैंडमली अचानक तरीके से असाइन मतलब यह तय किया जाएगा, यह दी जाएगी प्लाज्मा, जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। क्या, या तो किनको दिया जाएगा, रिसीव इधर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा, जो कुछ को तो मिलेगा जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा वो मिलेगा और किन्हीं लोगों को मिलेगा ओनली स्टैंडर्ड ऑफ केयर, किसी दूसरे प्रकार की केयर और सहायता या फिर कोई ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके कहने का ये मतलब है। ओके, एंड नेक्स्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना ताकि हम पता कर सके कि कौन क्या कर रहा है, किससे हमें इनका मीन पता कर सके लाइन से। जैसे आउटकम का मतलब होता है कुछ मीनिंग्स है यहाँ पे। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, किसी का परिणाम। इंक्लूड का मतलब होता है किसी को शामिल करना। कंप्राइज का मतलब होता है किसी को शामिल करना। प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी को रोकना या किसी से बचाव करना। सीवियर का मतलब होता है कोई गंभीर। अवॉइडेंस का मतलब होता है किसी को दूर करना। इन्फ्यूजन का मतलब होता है पोर इन करना, किसी के शरीर में कोई कुछ डालना। जैसे रेस्पिरेटरी का मतलब होता है कोई ब्रीथिंग, सांस से रिलेटेड। जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, हमारे शरीर बॉडी ऑक्सीजन लेती है और
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। नोवेल का मतलब होता है कोई नई चीज़ या फ्रेज जो पहले कभी हमने नहीं देखी हो। मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप बॉन्डेड एटम्स, जो अणु से बनकर परमाणु से बनकर जो बनते हैं उनको हम अणु कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, ओके। एटम्स का मतलब होता है परमाणु। नेक्स्ट, द प्राइमरी आउटकम्स ऑफ द ट्रायल इन 21 हॉस्पिटल that will be studied include prevention of illness from progressing to a severe form and avoidance of death from all cause at 28 days after plasma infusions। ये कहना चाह रहा है जो हमारा प्राइमरी आउटकम्स है, जो हमारे जो मेन जो प्राथमिक जो इसके रिजल्ट है, जो इस ट्रायल के जो हम ट्रायल कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट है हमने 21 हॉस्पिटल में ये लागू किया है। एंड दैट विल बी स्टडी, और वहाँ पर इसका अध्ययन होगा। किसका? जो हमने हॉस्पिटल में जो भी ट्रायल किया है उसका हम यहाँ वहाँ पर अध्ययन करेंगे। दैट विल बी स्टडीड, यहाँ पर एक पैसिव वॉइस है, आपको पता है, क्योंकि अगर विल और कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये फर्स्ट फॉर्म आ गया, लेकिन आपको पता है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, इसलिए हमने इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, ओके। ये कुछ याद रखने के पॉइंट है, ठीक है ना। इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू अ सीवियर फॉर्म, और जो अध्ययन किया जाएगा उसमें क्या शामिल है? इंक्लूड का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, जो बीमारी है उससे बचाव, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू अ सीवियर फॉर्म, जो बीमारी प्रोग्रेस मतलब बढ़ रही है, जो गंभीर हो रही है, बढ़ते हुए गंभीर हो गई है, उससे उस बीमारी को रोकना। एंड अवॉइडेंस ऑफ डेथ, और जो मौतें हैं उसको अवॉइड करना, मतलब उसको अवॉइड करना का मतलब होता है रोकना, या फिर कीप अवे करना मतलब दूर करना। फ्रॉम ऑल कॉजेज, किसी भी कारण से, एट 28 डेज आफ्टर प्लाज्मा इन्फ्यूजन। ये अध्ययन है वो करीबन 28 दिनों तक चलेगा। कब? जब प्लाज्मा इन्फ्यूजन मतलब जब किसी व्यक्ति के बॉडी में जो प्लाज्मा इन्फ्यूज किया जाएगा, मतलब कि डाला जाएगा, उससे लेकर 28 दिनों तक इसकी कंटिन्यू अध्ययन होगा, ताकि हम जो बीमारी है उसके जो प्रभाव को कम कर सके, और यहाँ तक कि जो मौतें है उसको भी हम अवॉइड कर सके, ओके। एंड की सेकेंडरी आउटकम्स विल इंक्लूड रेजोल्यूशंस ऑफ सिम्टम्स, रिडक्शंस इन हॉस्पिटल स्टे एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट। इसके कहने का यह मतलब है, एंड की सेकेंडरी आउटकम्स, हमारा जो प्राइमरी का मतलब है, जो मेन उद्देश्य था, जो हमारा पहला परिणाम था कि वो बीमारी को कम करना हो। दूसरा क्या है? एंड द सेकेंडरी आउटकम्स मतलब दूसरा जो हमारा परिणाम है, जो हमारा उद्देश्य है, विल इंक्लूड, उसमें शामिल है उद्देश्य में क्या? रेजोल्यूशंस ऑफ सिम्टम्स, जो लक्षण है उनको कम करना, उनको रेजोल्यूट करना, एंड रिडक्शंस इन हॉस्पिटल स्टे, और जो भी मरीज है जो हॉस्पिटल में रुक रहे हैं उनकी जो संख्या उनको कम करना, एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, और जो व्यक्ति जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है उनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना, मतलब ब्रीथिंग, सांस लेने में उनकी सहायता करने वाले जो यंत्र है उनके साथ उनको जोड़ना, इसका ये मतलब है, ओके। प्लाज्मा विल बी, आपने नोटिस किया जो भी हमने इसमें पढ़ा, जो स्लाइड में पढ़ा, वो टोटली फ्यूचर टेंस का है। मतलब कि जो अभी तो हमने जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंतर्गत जो ICMR ने जो परमिशन दी है अब वो लागू होगी। इस जो प्लाज्मा थ्योरी है उसके अंतर्गत क्या क्या होगा, किस प्रकार से इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, सर्वेलेंस किया जाएगा, किस प्रकार से इसको अध्ययन किया जाएगा, ये इसके बारे में बताया है जो फ्यूचर में होने वाला है। एंड प्लाज्मा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम डोनर्स, ये कह रहा है जो प्लाज्मा है विल बी कलेक्टेड का मतलब होता है उन लोगों से लिया जाएगा, उन लोगों से इकट्ठा किया जाएगा। कलेक्टेड का मतलब है इकट्ठा करना, फ्रॉम डोनर्स, जो दान करने वाले डोनर से, मतलब जो मरीज अभी रिकवर हो गए बीमारी से और अगर वो देना चाहते हैं अपना रक्त ताकि दूसरे लोग भी इससे ठीक हो सके, उनको कहेंगे डोनर यहाँ पर। और जो प्लाज्मा है वो इन डोनर से इकट्ठा किया जाएगा, लिया जाएगा 20 डेज आफ्टर दे मेक कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। कब? जब 28 दिनों के बाद, जब वे पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, उसके करीब 28 दिनों के बाद
उनसे ये प्लाज्मा लिया जाएगा, ना कि ठीक होते ही हाथों हाथ। उसको हमें 28 दिनों तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वे ठीक तो होते ही है और उसके बाद 28 दिनों तक हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनका प्लाज्मा लिया जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं। और आर सिम्टम्स फ्री एंड हैव मोर देन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस, ये कह रहा है। और इसके अलावा क्या है, आर सिम्टम्स फ्री, और जो व्यक्ति जिनमें लक्षण नहीं है, हैव मोर देन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज, और जो व्यक्ति जिनमें हैव मोर देन मतलब जो ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा उनके बॉडी में, उनके शरीर के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ है उनसे लिया जाएगा। हैव मोर देन का मतलब होता है उससे ज़्यादा। अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस, जो बीमारी है, जो नोवेल कोरोना वायरस है, उसके लड़ने के विरुद्ध जो हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो एक लेवल से ज़्यादा है, जो हमें जो लेवल चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उससे भी ये कलेक्ट किया जाएगा। मॉलिक्यूलर एंड also अदर रूटीन टेस्ट विल बी डन बिफोर प्लाज्मा यूज, ये कह रहे हैं जो मॉलिक्यूलर एंड जो हमारे शरीर का जो रक्त है जिससे बीमारी का पता लगाया जाता है, जो मॉलिक्यूलर है उनका जो टेस्ट है, एंड अदर रूटीन टेस्ट, और जो भी जो अन्य जो टेस्ट है विल बी डन, किए जाएंगे। डन का मतलब होता है करना, यहाँ पर विल बी डन का मतलब किए जाएंगे। ओके, बिफोर प्लाज्मा यूज, जो भी हम प्लाज्मा का यूज़ करेंगे उससे पहले जो भी टेस्ट होंगे, जो भी व्यक्ति के जो बीमार व्यक्ति है उनके जो टेस्ट है वो कंटिन्यूसली वो पहले थे ऐसे ही चलते रहेंगे। इस प्रकार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसके कहने का ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट, एंड convalescent plasma therapy अबाउट अ सेंचुरी ओल्ड, ये कह रहे जो थेरेपी है जो प्लाज्मा की वो करीबन एक जो 100 सालों पुरानी है, इसके कहने का मतलब है। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। ओके, हैज़ शोन सम बेनिफिट इन ट्रीटिंग मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड रेबीज़, ये कह रहे जो थेरेपी है जो 100 साल पुरानी है करीबन, उसने हैज़ सम बेनिफिट, उसने कुछ लाभ दिखाए है, मतलब उसने कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाए है इन ट्रीटिंग, कौन सी बीमारी का इलाज करने में इसने अच्छे रिजल्ट दिखाए, वो है मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड रेबीज़। जो बीमारी है उनसे जो इनका ट्रीटमेंट किया गया उनमें इन्होंने अच्छे रिजल्ट बताए। ठीक है ना, ये है हमारे प्रीपोजिशंस। आपको पता है प्रीपोजिशंस के बाद में कोई भी वर्ब आए उसके बाद हमेशा आईएनजी आता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। ओके, ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखना। और जो भी प्रीपोजिशन है उनके बाद हमेशा आपको पता है वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा। ओके, ये कह रहे जो थेरेपी है जो सैकड़ों साल पुरानी है, उसने अच्छे रिजल्ट दिखाए थे, जिनको हमने मेजल्स, चिकन पॉक्स और रेबीज जैसी बीमारियों के इलाज में जो यूज़ किया था उसमें उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिखाए। स्मॉल स्टडीज़ हैव शोन, एक छोटी स्टडी मतलब कुछ लिमिट एरिया में हुई थी, उसमें यह हैव शोन का मतलब दिखाया है। फर्स्ट क्लियरेंस ऑफ वायरस इन द केस ऑफ मर्स एंड सार्स इफ गिवन अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिसीज बट नो रैंडमनाइज कंट्रोल स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट। ये कह रहा है जो स्मॉल स्टडीज हैव शोन फास्ट क्लियरेंस ऑफ वायरस, जो स्टडी हुई, जो छोटे मात्रा पर जो अध्ययन हुआ उसने दिखाया है कि जो वायरस है उसको कितने जल्दी तरीके से उससे हम लड़ सकते हैं अगर हम इनका जो थेरेपी है उसका यूज़ करें। किस केस में? मर्स एंड सार्स, ये भी जो एक बीमारी है जो पहले हो चुकी है बड़ी मात्रा में। सार्स जो 2003 में चाइना में हुआ था वो भी एक कोरोना वायरस की तरह ही था। मर्स जो 2012 में जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हुआ था, ठीक है ना। उस समय जो हमने जो थेरेपी का काम किया था उसमें हमें दिखाया था कि बहुत ही जल्दी तरीके से हमने किस प्रकार इस वायरस से लड़ा था इस थेरेपी का प्रयोग करके। इफ़ द गिवन अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिसीज़, ये क्या है, यदि ये गिवन अर्ली मतलब ये बीमारी के समय, बीमारी इन द कोर्स का मतलब होता है दौरान, ऑफ द डिसीज मतलब बीमारी के दौरान, अगर इसको अर्ली का मतलब जल्दी दी जाती है, बीमारी के दौरान इसको अगर पहले समय में दी जाती है, बट नो रैंडमनाइज कंट्रोल स्टडीज़ हैव बीन कैरिड आउट,
लेकिन इसने बताया कोई भी रैंडमनाइज कंट्रोल स्टडीज़ मतलब कोई भी ऐसी स्टडीज़ जो रैंडमनाइज है, जो एक प्रोसेस होता है, वो अभी तक किसी भी प्रकार से कैरिड आउट का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया है। इसके कहने का ये मतलब है रैंडमनाइज कंट्रोल स्टडीज़ ये एक प्रकार की अलग स्टडीज़ है। किस प्रकार, जैसे आपको थोड़ा इसका मैं हिंट दे देता हूँ। ओके, रैंडमनाइज कंट्रोल ट्रायल्स क्या होता है इसको हम पहले देखते हैं। अगर कुछ बीमार लोग हैं, ठीक है ना, हम चलो 100 बीमार लोग हैं, ठीक है ना, हम उनको डिवाइड कर देते हैं 50-50 में। ओके, इसमें क्या होता है, जो बीमार लोग हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कोई भी नई वैक्सीन आई या कोई भी नई दवा आई, उसको पहले इन लोगों पर लागू करते हैं, जैसे आधे लोगों पर, कुछ कम लोगों पर। अगर हम सब पे लागू कर देंगे तो हमें इसका रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा। हमने पहले 50 लोगों पर किया, जैसे ही हमने कुछ रिज़ल्ट देखना शुरू किया, इनका जो इलाज है वो पहले की जो दवाई है वो उससे ही चल रहा है। इन पर जो नई दवाई है उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धीरे धीरे अब इसके इम्प्रूवमेंट और इसके जो मरीज़ है, इनके जो सुधार है, उनका कंपैरिजन किया जाता है। इसको हम कहेंगे रैंडमनाइज कंट्रोल ट्रायल। अगर ये दवाई अगर काफ़ी सुधारक साबित होती है तब हम उनको जो अप्रूवल मिल सकता है, अगर नहीं होती है तो वो फिर नहीं मिलता है। इसके ये थ्योरी है। ओके, however, no benefit was seen in 2015 on some Ebola patients treated with the convalescent plasma in Guinea. गिनी एक कंट्री है, साउथ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ये कह रहा है कि हालांकि नो बेनिफिट वॉज सीन, कोई भी जो इसके अच्छे परिणाम नहीं देखे गए इन 2015 में, जब सम एबोला पर्सन, जो एबोला वायरस था, इबोला वायरस, उससे जो मरीज प्रभावित थे, जब उनको ट्रीट किया गया, किनके साथ जो प्लाज्मा थ्योरी है उनका रिजल्ट था, वो किसी भी प्रकार से सही साबित नहीं हुआ। इसके कहने का ये मतलब है जो गिनिया देश में जो इबोला के मरीज़ पाए गए थे, उन मरीज़ों में जो कॉन्वलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया ताकि उनको ठीक किया जा सकते, लेकिन कुछ जो मरीज़ थे उनको किसी भी प्रकार से बेनिफिट नहीं मिला। Only their small studies involving 21 COVID patients have been carried out, but not in trials where the participants were randomized with the small studies involving 21 COVID-19 patients. ये कह रहा अभी तक तीन ही जो अध्ययन हुए हैं उसमें अध्ययन में शामिल किया गया। इन्वॉल्विंग का मतलब जिनको शामिल किया गया वो है COVID-19 पेशेंट। जो COVID-19 के मरीज़ है उनको इस बीमारी में का अध्ययन किया गया, तो उसमें शामिल किया गया और उसमें हैव बीन कैरिड आउट, जो एक स्टडी है, कैरिड आउट मतलब जो शुरू की गई थी, उसमें ये अध्ययन किया गया, बट नो इन ट्रायल्स वेयर द पार्टिसिपेंट्स वर रैंडमनाइज्ड विद अ कंट्रोल आर्म। इसके कहने का मतलब है जो अध्ययन किया गया उस समय तो मरीजों को शामिल किया गया, बट नॉट इन ट्रायल्स, जो ट्रायल्स हुआ मतलब जो असल में जो उन पर जो प्लाज्मा थ्योरी अपनाएगी, वेयर द पार्टिसिपेंट, जहाँ पर जो मरीज़ थे वो रैंडमनाइज विद कंट्रोल आर्म, उन पर किसी प्रकार से रैंडमनाइज का मतलब होता है किसी को अचानक तरीके से कोई भी मरीज़ है उस पर यह लागू नहीं किया गया। टिल डेट मतलब आज की तारीख तक देयर इज़ अ डेarth ऑफ रैंडमनाइज कंट्रोल ट्रायल्स। ये कह रहा अभाव है, डेarth का मतलब होता है अभाव। ओके, ये कह रहा है जो रैंडमनाइज कंट्रोल ट्रायल्स है RCT, उसका अभाव है अभी तक। दैट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द एफिकेसी ऑफ कॉन्वलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी फॉर एनी इन्फेक्शियस डिसीज इंक्लूडिंग COVID-19। इसके कहने का मतलब है डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को प्रूफ करना, किसी को साबित करना, किसी को रिवील करना है। बिस्पीक करना का मतलब होता है किसी को प्रूफ करना, ठीक है ना, किसी को साबित करना कि ये हो सकता है। ये कह रहा है दैट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट, जो RCT है वो पूरी तरीके से यहाँ साबित करती है द एफिकेसी ऑफ
CPT जो कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी है उसकी जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करती है फॉर एनी इन्फेक्शियस डिसीज़ इंक्लूडेड कोविड-19। जो संक्रमित बीमारी होती है यानी कि उसमें कोविड-19 भी हो, उसके जो प्रभाव है किस प्रकार से जो हमारी जो प्लाज्मा थेरेपी उसको कम करती है, इसका हम एक ही तरीके से पता लगा सकते हैं, वो है रैंडमनाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, और जिसका अभी अभाव है, इसके कहने का ये मतलब है। ओके, even in the absence of any effective treatment or vaccines, the pandemic provides an opportunity to ascertain the clinical benefits of plasma therapy through randomized control trials। ascertain का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना। ओके, even in the absence, यहाँ तक कि किसी की अनुपस्थिति में भी, and any effective treatment or vaccines, the pandemic provides an opportunity। ये कह रहा है कि जो वैक्सीन्स है उसके अभाव में जो ये थेरेपी है ये हमें कुछ अवसर प्रदान करती है, कुछ हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। किसके बारे में? टू असर्टेन द क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके जो फ़ायदे हैं उसको हम किसी भी प्रकार से हम ले सकते हैं जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, थ्रू रैंडमनाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। ये तभी हो सकता है जब हम रैंडमनाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को अपनाएंगे और उसमें प्लाज्मा थेरेपी का इफ़ेक्टिव रूप से अगर उपयोग किया जाए, तब ये हमारे वैक्सीन की अनुपस्थिति में कुछ हद तक ये एक अच्छा हमारे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, इस स्लाइड में हमने जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके जो रिज़ल्ट है, जो हमने पास्ट में जो भी बीमारियाँ हुई थी किस प्रकार से उस पर ये लागू किया गया था, उसको हमने डिस्कस किया है। आपसे निवेदन है, प्लीज़ गोज थ्रू इट अगेन, इसको एक बार फिर से पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके। और जो हमने आपको सिनोनिम्स प्रोवाइड करवाया है, जो भी मीनिंग्स के, जो भी वोकैब्स के, इसको आपको देख के वापस पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये आपके लिए एक व्यर्थ काम है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और अपने आप में मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसका कोई भी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको तय कर लिया कि मेरे को ये सीखना ही है, तो दो तरीके से आप किसी को सीख सकते हो। पहली, आप किसी की गाइडेंस लेके या किसी को देख के वो किस प्रकार से हम कर सकते हो। दूसरा, सेल्फ स्टडी और जो सेल्फ पावर है ना, वो सबसे बड़ी पावर है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। अगर हमने तब पढ़ा दिया, ओके, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द US FDA and India have thus approved the use of plasma from recovered COVID-19 patients only for trial purposes। पर्पजेज़ का मतलब होता है उद्देश्य से। ये कह रहा है जो US का FDA मतलब US की वहाँ की कोई एजेंसी है, और इंडिया हैव थस अप्रूव्ड, उन्होंने कहा कि यह US और इंडिया ने हालांकि यह अप्रूव कर दिया, मतलब ये सहमति दे दी है, द यूज़ ऑफ प्लाज्मा, आप क्या प्लाज्मा का यूज़ कर सकते हो जो रिकॉर्ड कोविड-19 पेशेंट्स है उससे ओनली फॉर ट्रायल पर्पस, इसको सिर्फ आप एक ट्रायल के उद्देश्य से ही कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको पता ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैज़ और हैव आता है, हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड द वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ये है हमारी मेन वर्ब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमेशा रहती है। ओके, द ICMR's insistence on the evidence based approach to plasma therapy is in contrast to the cavalier manner in which it approved the anti-malarial hydroxychloroquine as a prophylaxis for coronavirus without carrying out any trial and relying on evidence that was slim and intended only for treatment। इसके कहने का ये तात्पर्य है कि जो ICMR का जो इंसिस्टेंस है, मतलब जो सबसे ज़्यादा फोकस है, इंसिस्टेंस का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा जिस बात पर और जिस प्रक्रिया पर सबसे ज़्यादा ये फोकस कर रही है, ऑन द एविडेंस बेस्ड अप्रोच। ये कह रहा है जो ये हमारी ICMR जो एजेंसी है, जो सरकारी जो एजेंसी है, वो सबसे ज़्यादा फोकस करी किस पर?
एविडेंस बेस्ड अप्रोच, मतलब जो थेरेपी ये अपना रही है इसको लागू करने के लिए इससे पहले वो सबसे ज़्यादा इससे जो भी सबूत है इस थेरेपी से जो बेनिफिट्स होते हैं या कोई भी नुकसान होते हैं, जो भी इसके जो इसके जो एविडेंस है उस उन पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है टू प्लाज्मा थेरेपी। ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसको लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा इसके जो एविडेंस है, जो भी हमने भूतकाल में जो हमने पिछले उस बीमारी से लड़ते समय उन जो भी हमने जो रिपोर्ट्स प्राप्त की थी उनके जो एविडेंस है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, ये कह रहा है। इज़ इन कॉन्ट्रेस्ट, और जो ये सबसे ज़्यादा फोकस करे जो एविडेंस पर, ये एक कॉन्ट्रेस्ट है, मतलब किसी के खिलाफ है, किसके, टू द कैवलियर मैनर इन विच, ये जो कैवलियर का मतलब होता है ऑफेंड, मतलब किसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, मतलब कम तवज्जो देना, ठीक है ना। ये कह रहे जो कैवलियर मैनर है मतलब किसी पर कम फोकस किया गया है, जिस प्रकार से इन विच इट अप्रूव्ड, जिस प्रकार से इट अप्रूव्ड इसने ये सहमति दी द एंटी मलेरियल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो मलेरिया के खिलाफ जो दवाई है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज अ प्रोफिलैक्सिस, मतलब फॉर कोरोना वायरस को रोकने के लिए, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, जिस प्रकार से जो ICMR ने जो एंटी मलेरियल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को जिस प्रकार से मंजूरी दे दी, ये तो एक प्रकार से किसी के खिलाफ है, किसके, अब जो हमारी जो ICMR जो सबसे ज़्यादा फोकस करिए सबूतों पर, किस प्रकार से जो हमारी थेरेपी है काम कर सकती है, ये अगर जो अब तो जो हमारी ICMR है सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है सबूतों पर, बल्कि उस समय क्या हुआ जब उसने जो बीमारी जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उससे बचाव करने के लिए जो एंटी मलेरियल जो मलेरिया के खिलाफ जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उन्होंने किस प्रकार मंजूरी दे दी, ये कहने का मतलब है। ओके, विदाउट कैरिंग आउट एनी ट्रायल, और जो एंटी मलेरिया जो दवाई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो उसने मंजूरी दी उसको बिना किसी ट्रायल के दे दिए, एंड रिलाइंग ऑन एविडेंस दैट वाज स्लिम एंड इंटेंडेड ओनली फॉर ट्रीटमेंट, और उस समय जो दवाई की मंजूरी दी उस समय रिलाइंग ऑन एविडेंस उस सबूतों पर वो डिपेंड थी, रिलाइंग का मतलब किसी पर निर्भर होना, कौन से, दैट वाज स्लिम का मतलब होता है स्लेंडर, उसको ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, एंड इंटेंडेड ओनली फॉर ट्रीटमेंट, और उसमें ये इंटेंड क्या मतलब ये उस इरादा किया कि इससे सिर्फ इलाज होगा, ठीक है ना, इसका कोई भी ये नहीं है कि इससे जो मरीज़ है वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसके कुछ प्रभाव को कम करने के लिए इसका यूज़ किया गया। एंड अल्सो व्हेन द रिस्क वाज अननोन, उस समय भी किया गया जब जो खतरा था अननोन था, मतलब किसी को पता नहीं था कि इसका खतरा क्या हो सकता है, इसकी दवाई का उपयोग करने से जो मरीज़ है उसके शरीर में और उसकी जो कंडीशंस है उसको किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, उसको आपने नज़रअंदाज करके तब तो आपने एंटी मलेरिया जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन इस समय आप जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके लिए आप सबूत मांग रहे हैं, ये इसका कहने का मतलब है। इफ़ द ट्रायल आउटकम्स आर ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, ये कह रहे यदि जो ट्रायल से जो भी आप ट्राई कर रहे हैं उसके जो आउटकम्स है यदि ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एनॉर्मस या प्रोफ्यूज, मतलब बहुत काफ़ी मात्रा में अगर पॉजिटिव होते हैं, द एजेंसी वुड बी एथिकली ऑब्लाइड, जो एजेंसी है वो बाध्य हो जाएगी, ऑब्लाइड का मतलब होता है बाध्य हो जाएगी, एथिकली का मतलब होता है नैतिक रूप से बाध्य हो जाएगी, टू रेकमेंड प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी को रेकमेंड करने के लिए, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने के लिए, ये बताने के प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। और जो थेरेपी है जो कोविड-19 जो मरीज़ है उनको एक ठीक करने का एक तरीके से मापदंड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया है समझ आया होगा, उसको आपने अच्छी तरीके से उसके रूल्स को समझा होगा। जिस प्रकार से इस स्लाइड्स में हमने जो गवर्नमेंट जो हमारी ICMR की जो डिसीजंस लेने की पॉलिसीज़ है, किस समय वो किस प्रकार से डिसीज़न लेती है, इसके कुछ बारे में हमने डिस्कस किया, और जो आज का हमारा ग्रामर रूल है उसको भी हम देख लेते हैं। ओके,
जो हमने ग्रामर रूल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट रिलेटेड, जिसमें आपको पता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आए, ओके सॉरी जब फ्यूचर टेंस आए और उसके बाद आफ्टर आए और सिंपल टेंस आए तब ये हमारा सेंटेंस लगेगा। जैसे आफ्टर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेट, ये जो दोनों सेंटेंस है ये फ्यूचर में आपको पता है, लेकिन फ्यूचर में दोनों सेंटेंस में फ्यूचर टेंस नहीं आ सकते। और जो काम बाद में होगा उसके साथ तो आपको पता है कि हमेशा फ्यूचर होगा, और जो पहले होगा और वो भी फ्यूचर में होगा तो भी उसमें हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्रेजेंट की। और जो आफ्टर है ये हमारा एक कंजंक्शन है, ओके। ये कह रहा है आफ्टर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये कह रहा है जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तब तक वो ट्रेन है वो वहाँ से निकल चुकी होगी, ओके। जो आफ्टर है उसके बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा यदि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। ये आफ्टर है, ये यहाँ पर जो सेंटेंस है ये आगे भी आ सकता है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ओके। नेक्स्ट, आज के जो हमने जो डिस्कस किए थे जो 2 वर्ड्स थे प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबॉडीज़ के बारे में, उनको हमने आज एज 1 वर्ड के रूप में ले लिया, इसलिए हमने आज आपको 1 वर्ड नहीं दिए ताकि आप पर कोई ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है। आज का हमारा एडिटोरियल यहीं पर समाप्त होता है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ टेक केयर and bye bye. Hello and welcome to the e-learning. Let's begin the Hindu editorial.